हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके एनर्जी को निकाल लिए थे। एनर्जी के बाद हम लोगों ने वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को देख के एनर्जी का डायग्राम बनाया था, यानी V = 0, 1, 2, 3। 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, सिलेक्शन रूल क्या होता है, उन सभी चीज़ों की हम लोगों ने बात कर ली थी पिछले वीडियो में। आज हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे कुछ नए टर्म्स के बारे में और इनहार्मोनिक ऑसिलेटर को भी देखेंगे। यानी हमारे पास जो वाइब्रेशन हो रहा था किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर था, यानी कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेव कर रहा था। वहाँ पे जब हम लोग उसके एनर्जी को निकाल रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि वो मॉलिक्यूल है वो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन उसके ऑसिलेट का कोई क्या है, मैक्सिमम रेंज नहीं, कहाँ तक वो ऑसिलेट कर सकता है। लेकिन आगे चल के हमें ये भी पता चलेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो किस हद तक वाइब्रेट करता है। यानी एक ऐसा समय आता है कि वाइब्रेशन करते करते उसके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो अलग अलग एटम में डिसोसिएट हो जाता है। तो हमें वहाँ से चीज़ पता चलता है कि इनहार्मोनिक ऑसिलेटर के भी इनहार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी के डिफरेंस को। तो अगर बात की जाए यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था कल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसका फार्मूला आया था यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। एनर्जी का जो फार्मूला था हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वो फार्मूला था हमारा EV = V + 1/2, जहाँ V क्या था, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और HC न्यू बार को हम लोग ओमेगा E भी लिखते हैं। ठीक, न्यू बार को यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा E, जो कि क्या होता है, वेव नंबर, या हम लोग बोलते हैं इसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो ये तो हमारा आ गया था एनर्जी। और हम लोगों ने वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को अलग अलग जो पुट किया था, यानी V = 0, V = 0, 1, 2, 3, इस तरीके से जब कई सारे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को पुट करने के बाद यहाँ पे जो एनर्जी आ रही थी, तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू लिखूँ, यानी V = 0 पे ये वैल्यू आएगी 1/2 HC न्यू बार या ओमेगा E। तो यहाँ पे आ रहा था 1/2 HC ओमेगा E। बात करेंगे V = 1 पे, तो वैल्यू आ रही थी, अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूँ कितना हो जाएगा, 3/2। तो यह आ रहा था 3/2 HC ओमेगा E या न्यू बार, इसको लिख सकते हैं। और V = 3 पे वैल्यू आएगी 5/2 HC ओमेगा E। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग एनर्जी के लिए, ठीक, वैल्यू को फाइंड आउट किया था वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू को पुट करके, यानी V = 0, 1, 2, 3, ठीक। और V = 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 HC ओमेगा E, और इसी को बोलते हैं हम लोग 0 पॉइंट एनर्जी, जो कि रोटेशनल और ट्रांजिशनल मोशन में 0 पॉइंट एनर्जी कुछ नहीं होती है, लेकिन वाइब्रेशनल में 0 पॉइंट एनर्जी की वैल्यू इतनी है। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने फाइंड किया था। तो अगर हमें यहाँ पे निकालना होगा कि 0 से 1 या 1 से 2 या हम लोग 2 से 3 एनर्जी लेवल में, ठीक, इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। तो अगर एनर्जी डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, तो अगर मान लेते हैं कोई भी, ठीक है, हमारे पास क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वो 0 एनर्जी लेवल पे है, यानी V = 0 पे है, इंफ्रारेड रेडिएशन में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और चला गया V = 1 पे। तो इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, यानी कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल क्या होगा, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएगा। हमें ये भी पता है कि जो क्वांटम नंबर होता है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, उसका जो सिलेक्शन रूल था वो क्या था, डेल्टा V = ±1, यानी कोई भी मॉलिक्यूल अगर 0 पे होगा तो कहाँ जाएगा, 1 पे होगा तो 2 पे जाएगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो उसमें जो चेंजिंग आता है वो कहाँ से कहाँ आता है, एक एक स्टेप में चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा। या अगर कोई मॉलिक्यूल 2 पे है तो 3 पे जाएगा, 2 से 4 पे नहीं जाएगा। यानी इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, +1 का डिफरेंस होना चाहिए। या कोई मॉलिक्यूल एनर्जी अगर इमिट कर रहा है, हाई लेवल में है, तो लो लेवल में आना होगा उसे। तो अगर वो 3 पे है तो कहाँ आना चाहेगा, 2 पे आएगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है। एब्जॉर्प्शन के लिए +1, इमिशन के लिए -1। तो अगर देखिए बात की जाए यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस की, यानी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस क्या है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा
ई न्यू, यानी हम लोग क्या बोलेंगे, ई, ये क्या है, न्यू नहीं है, वी है, ई वी डैश डैश मान लेते हैं हम लोग क्या है, कोई हायर एनर्जी लेवल, और यहाँ मैं मान लेता हूँ ई वी यानी कोई लोअर एनर्जी लेवल। तो अगर मैं यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो एक लोअर लेवल से और एक हायर लेवल से जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 का ही डिफरेंस है। अगर लोअर क्या होगा 0 होगा तो हायर क्या होगा 1, अगर लोअर 1 है तो हायर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रांजिशन कराएंगे तो या तो यहाँ से यहाँ जाएंगे या तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक, या तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो जो भी डिफरेंस है वो क्या है +1 का ही डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर मैं ई वी डैश की वैल्यू लिखूं तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं लोअर एनर्जी के लिए, यानी अगर मैं मान लूँ वी डैश इज इक्वल टू वी +1, ठीक, यानी ये हायर एनर्जी लेवल क्या है V+1 के बराबर ही तो होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच का, ठीक है, ये क्या है, ये जो लोअर से ये क्या है केवल एक ही ज़्यादा है। अगर मान लीजिए हमारा लोअर क्या है V1 है तो हायर कितना होगा V1 के बाद क्या होगा 2 होगा, या अगर हमारा क्या है लोअर एनर्जी V है तो हायर हमेशा क्या होगा V डैश, यानी हमारा जो V डैश है वो क्या दिखा रहा है हायर को, और जो V है वो क्या दिखा रहा है लोअर एनर्जी को दिखा रहा है, यानी हायर और लोअर में जो डिफरेंस है वो क्या है 1 का डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे V डैश की जगह V+1 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल होगा, यानी क्योंकि अगर ये V होगा तो ये क्या होगा हमेशा V+1, अगर इसको V मानेंगे तो ये क्या होगा V+1, क्योंकि इससे क्या है केवल एक ही ये ज़्यादा है। जैसे अगर मैं मान लूँ V2 को V, तो जो V3 होगा वो क्या होगा V+1 के ही तो बराबर है, अगर इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 यहाँ रखेंगे 2 तो +2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान देके चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस निकालूँ दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का तो ये क्या आएगा, तो ये फार्मूला इसका क्या होता है V डैश, ठीक है, हायर के लिए है तो यहाँ पे क्या रखेंगे V की जगह V+1, तो हायर के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सीधे V डैश +1/2 E एच सी न्यू बार को मैं क्या लिख दे रहा हूँ ओमेगा E माइनस यहाँ क्या लिखेंगे V+1/2 ब्रैकेट बंद एच सी ओमेगा E, और V डैश की वैल्यू क्या है V+1 है। तो अगर मैं यहाँ पे V+1 पुट कर दूँ तो ये फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, तो ये फार्मूला देखिए आ जाएगा डेल्टा EV इक्वल टू, ये आ गया हमारा V+1+1/2 एच सी ओमेगा E माइनस V+1/2 एच सी ओमेगा E। तो इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए V+1/2 यहाँ भी है, V+1/2 यहाँ भी, एच सी ओमेगा E यहाँ भी, एच सी ओमेगा E यहाँ भी है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये क्या है, ये पूरा क्वांटिटी हमारा माइनस में है। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ इस चीज़ को तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि V+1/2 एच सी ओमेगा E, तो ये चीज़ और ये क्या होगा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या एच सी ओमेगा E। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट क्या आएगा डेल्टा ई वी बराबर एच सी ओमेगा E। ये हमारा क्या निकल गया दो एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस। तो इसको पहले करिए नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा देखिए आ गया दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस, यानी जब इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा। अब इसको देखिए हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। देखिए हमें पता है कि एनर्जी बराबर क्या होता है, E बराबर होता है एच न्यू, तो डेल्टा ई वी बराबर क्या होगा एच न्यू डेल्टा न्यू, ठीक, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये डेल्टा के लिए क्या लगाएंगे डेल्टा न्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच सी ओमेगा E। अगर मैं एच को इसको नीचे भेज दूँ और देखिए डेल्टा न्यू को हम लोग लिख सकते हैं, न्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा, और 1/λ इक्वल टू क्या होता है न्यू बार, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग C और न्यू बार, तो हो जाएगा एच सी ओमेगा E। और इसको भेज दिया जाए नीचे तो क्या हो जाएगा एच सी न्यू बार इक्वल टू एच सी इक्वल टू ओमेगा E। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है देखिए न्यू बार बराबर ओमेगा E आ गया, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे न्यू बार की जगह ओमेगा E लिख रहे थे, जो कि हमको यहाँ से पता चल रहा है। तो ये भी करिए नोट, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए जो आया है डेल्टा
ठीक है, न्यू बार जो आया है यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा भी रहेगा, ये ध्यान देना है हमें। ये क्या है, डेल्टा, तो डेल्टा न्यू बार के बराबर क्या आ गया, एच ओमेगा ई आ गया, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर डिफरेंस बोलते हैं दो एनर्जी लेवल के बीच का। तो ये चीज़ देखिए हमारा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे। तो अगर देखिए बात की जाए कि कौन से देखिए ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, तो हमारे पास देखिए जो फार्मूला आया था वो क्या था, अगर मैं फार्मूले को यहाँ पे लिख दूँ, क्या था, डेल्टा न्यू बार इक्वल टू ओमेगा ई। ठीक, इसी को बोल रहे थे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी ये क्या है हमारा, वेव नंबर के बीच का, मतलब दो एनर्जी लेवल के बीच का क्या है, डिफरेंस, ये आ गया हमारा। तो अब यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग दी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, तो कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे। तो हम लोगों ने ये देखिए सिलेक्शन रूल में भी थोड़ा सा जाना था ये चीज़ को, और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कौन से मॉलिक्यूल होंगे जो कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे। तो मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, डायपोल मोमेंट होना चाहिए, और डायपोल मोमेंट उसका क्या होगा, चेंज होगा जब भी मॉलिक्यूल आईआर रीजन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी वाइब्रेशन करेगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैंने ले लिया H2O2 N2, तो ये सब टाइप के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके अंदर हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर क्या है, डायपोल मोमेंट नहीं है। ठीक, यानी इसके वाइब्रेशन कर रहा है तो उसके ऊपर कोई क्या है, चार्ज तो डेवलप हो नहीं रहा है हाइड्रोजन पे, या ऑक्सीजन की बात करें या हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं, यानी कैसा मॉलिक्यूल है ये, होमो एटॉमिक, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या है, डायपोल मोमेंट नहीं है, चार्ज नहीं है, उनके अंदर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कौन से और मॉलिक्यूल हैं जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन क्लोराइड की, H2O की, CO2 की, तो इन सब मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, पार्शियल चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। वाटर के अंदर देखा जाए तो यहाँ भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली निगेटिव चार्ज है, यानी इन सब के अंदर क्या है, डायपोल है, और उनका जो डायपोल है वो भी चेंज भी हो रहा है। डायपोल चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि जब भी ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो अगर वाइब्रेशन इसमें होगा तो इसके बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा बार बार। डिस्टेंस चेंज होने का मतलब आर की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखूँ तो म्यू बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसके बीच का बॉन्ड लेंथ। तो जब भी मॉलिक्यूल के ऊपर पहला चीज़ तो चार्ज इसमें है ही, मॉलिक्यूल्स में क्या है, चार्ज है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा चेंज होगा, तो जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट चेंज होगा। क्योंकि डायपोल मोमेंट में दो चीज़ें हमारी इसकी मैग्नीट्यूड को बताती हैं, एक है इसके बीच का सेपरेशन और एक है चार्ज। तो कोई भी एक चीज़ अगर चेंज होगा तो म्यू की वैल्यू चेंज होगी। तो डायपोल मोमेंट में चेंजिंग यानी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ये मॉलिक्यूल शो करेगा। तो इस चीज़ को भी करिए नोट, फिर हम लोग देखते हैं इसके डायग्राम को। ठीक है, तो देखिए अब ये कैसे मॉलिक्यूल है, अगर इसका मैं नाम लिखूं जिसे बोलते हैं हम लोग हेट्रो एटॉमिक या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल कैसे हैं, हेट्रो एटॉमिक है, यानी इसमें क्या अलग अलग टाइप के एटम है। अलग अलग टाइप का मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स यहाँ पे बॉन्ड में कनेक्टेड हैं। तो अगर जो मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा किस रीजन में होता है, लाइट के इंफ्रारेड रीजन में, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंफ्रारेड इनएक्टिव मॉलिक्यूल। यानी ये मॉलिक्यूल कैसे है, इंफ्रारेड इनएक्टिव, और ये क्या है, इंफ्रारेड एक्टिव या आईआर एक्टिव, इसे बोल सकते हैं सीधे हम लोग आईआर एक्टिव। तो ये मॉलिक्यूल सारे आईआर एक्टिव, ये सब क्या है, आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये चीज को हमें ध्यान देके चल रहा है। आइए इसके हम लोग डायग्राम को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ये मॉलिक्यूल हमारे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे
ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए डायग्राम, ये हमारे पास क्या है, वाटर है। तो वाटर में देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन कनेक्टेड है 2 हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, बार बार चेंज हो रहा है ड्यू टू वाइब्रेशन। यानी ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, जब वाइब्रेट कर रहा है तो ये हाइड्रोजन, जब ये वाला हाइड्रोजन क्या है, इलॉन्गेट हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, साइज चेंज हो गई। फिर ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये इलॉन्गेट हो गया। तो यानी ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन के दौरान इसका बार बार आर चेंज हो रहा है। आर चेंज का मतलब डायपोल मोमेंट चेंज। तो डायपोल मोमेंट जहाँ पे होगा वहीं पे ठीक है, वही मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव होगा, यानी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा। CO2 में भी देख सकते हैं हम लोग कि बार बार क्या है, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ट्रू फ्लो मोशन। यानी एक ये वाला जो एटम है कार्बन का, ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। ये भी दोनों भी क्या, उसी के साथ साथ ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी इसके वाइब्रेशन का देखिए, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही वाइब्रेट करे या ऐसे ही वाइब्रेट करे। तो मैंने क्या किया, केवल एक मोड बनाया है वाइब्रेशन का। यानी मॉलिक्यूल के अंदर कई सारे वाइब्रेशन के मोड होते हैं, ठीक है। वो हम लोग निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से, कितने तरीके से, कितने मोड है इसके, कि वाइब्रेट कितने तरीके से मॉलिक्यूल कर सकता है। तो मैंने केवल एक मोड इसका दिखाया है, एक मोड इसका दिखाया है। तो इसको हमें ध्यान देके चलना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि कौन से मॉलिक्यूल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा शो करते हैं। देखिए दिया गया है ना, H2, O2, N2, etc which have only स्ट्रेचिंग मोशन, वाइब्रेशन एंड नो बेंडिंग मोशन। तो डायपोल मूवमेंट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। इसका डायपोल मूवमेंट चेंज नहीं होता है वाइब्रेशन के दौरान। तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इंफ्रारेड इनएक्टिव। बात करेंगे और कुछ सी मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑन अदर हैंड मॉलिक्यूल लाइक HCl, वाटर, मेथेन विच इज चेंज द डायपोल मूवमेंट। इसका डायपोल मूवमेंट चेंज हो रहा है जब मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है इस तरीके से। तो डायपोल मूवमेंट क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है, जिसे बोलेंगे इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल ये है। तो हमें ध्यान देना है, होमोएटॉमिक वाले वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे, हेटेरोटॉमिक वाले वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा शो करेंगे, क्योंकि उनका क्या है, डायपोल मोमेंट चेंज होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देके चलनी है। अब हम लोग बात करेंगे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के बारे में, कैसे मॉलिक्यूल के, डायटॉमिक मॉलिक्यूल के ही वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए पढ़ना है अब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी अगर मैं कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल ले लूँ और उसके अलग अलग एनर्जी पे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को देखूं, यानी V बराबर 0 एनर्जी लेवल पे है तो बहुत थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन कर रहा है। V बराबर 1 पे जाएंगे तो वैल्यू पुट करेंगे 1, क्वांटम नंबर, एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी 2, 3, 4, 5 करते करते, यानी जैसे जैसे हम लोग एनर्जी लेवल, यहाँ तो ये नहीं बताया गया है ना कि V की वैल्यू कहाँ तक है, यानी जो V हमारा आ रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो 0 से लेकर 1 से लेकर ये इस तरह से लिख दिए हैं हम लोग कि ये मॉलिक्यूल में कितना भी एनर्जी दे दिया जाए इसके अंदर वाइब्रेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने पे क्या होता है, बॉन्ड का हो जाता है डिसोसिएशन। तो वो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, इन हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कोई भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो परमानेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले यही पढ़ा था ना कि हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी वो हमेशा क्या करेगा, वाइब्रेट करते रहेगा, यानी किसी भी एनर्जी पे वो क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा। तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने से, बहुत ज़्यादा इलॉन्गेट करने से बॉन्ड में क्या होता है, डिपार्चर आ जाता है, जिसकी वजह से एटम सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग। तो जिस पॉइंट पे या जिस एनर्जी पे हमारा मॉलिक्यूल क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक कर देगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अब इसकी बात अगर की जाए तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखिए क्या था, इसका देखिए जो ग्राफ बन रहा था इसके पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन रहा था हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। यानी कोई हमारे पास क्या है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक, इसके कुछ एटम्स हैं, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं V बराबर 0 पे लेवल पे है, यहाँ पे है। इसकी एनर्जी और बढ़ाएं, ये और वाइब्रेशन करने लगा, V = 1। फिर एनर्जी इसका और बढ़ाएं तो ये V = 2 पे चला गया। फिर और एनर्जी, और एक चीज़ हमें और ध्यान देना है कि एनर्जी के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा इक्वल होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो ये हमारा क्या बन गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक, यानी ये हमारे पास जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेव कर रहा है।
यानी ये किसी भी हद तक क्या करता है, वाइब्रेट करते रहेगा, एनर्जी बढ़ाते जाएंगे इसकी, ठीक, एनर्जी इसकी क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ाते जाएंगे, वाइब्रेशन इसका होता जाएगा। तो ये हमें कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसका देखिए बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ, लेकिन होगा क्या कि एक्चुअल में ऐसे देखिए कंडीशन देखने के लिए नहीं रहते मिलते हमेशा, कि जब ज़्यादा एनर्जी दे देंगे मॉलिक्यूल, यानी वी की वैल्यू मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वाइब्रेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होने से बॉन्ड अब हमारा ब्रेक होना शुरू करता है। तो वो कंडीशन बन जाता है हमारा इन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, यानी कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा क्या है, परमानेंट एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेव नहीं कर सकता है। ये चीज़ किसने बताया था, मोर्स ने, ठीक है। तो मोर्स का हमारा इक्वेशन है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले हम लोग ग्राफ की प्लॉट करते हैं इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो ग्राफ हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। यानी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा जाते ये बॉन्ड क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। और जो ये जो सेपरेशन होगा एनर्जी के बीच का, यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर में हर एनर्जी से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच का जो डिस्टेंस था या जो गैप था वो इक्वल था। पहला क्या था 1/2 SC ओमेगा आई, दूसरा क्या था 3/2 5/2। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो बराबर ही डिफरेंस सब में आएगा। लेकिन इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल नहीं आता है। अब ये इक्वल क्यों नहीं आ रहा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके एनर्जी वाले फार्मूले को लिखेंगे। तो पहले हम लोग आइए बनाते हैं इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक, एनर्जी का फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, जो डेल्टा, ठीक है, एनर्जी निकालेंगे इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वाइब्रेशनल एनर्जी कितना आएगा, तो ई, ठीक, वाइब्रेशनल, ये इन हार्मोनिक के लिए है। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूला आएगा हमारा वो आएगा V + 1/2 HC ओमेगा E माइनस, इन हार्मोनिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टर्म और जुड़ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, ठीक। तो एक टर्म देखिए हमारा और जुड़ जाएगा इसमें, V + 1/2 का होल स्क्वायर HC ओमेगा E XE। तो एक टर्म क्या जुड़ गया, XE। अब ये XE क्या है, तो इसको भी हम लोग आइए समझेंगे। तो पहले ये हमें ध्यान देके चलना है, इन हार्मोनिक के केस में हमारा जो एनर्जी का फार्मूला है वो क्या बन गया, ये, ठीक, जिसे हम लोग XE को क्या बोलते हैं, इन हार्मोनिसिटी, इन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। तो हमारा जो XE है वो इन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट दिखा रहा है, यानी कहाँ पे किस एनर्जी लेवल तक जाने के बाद हमारा बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। तो उसको ग्राफ में हम लोग समझेंगे XE कहाँ है, और ये फार्मूला बन के आएगा। जैसे देखिए हम लोग जब रोटेशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे तो रोटेशन स्पेक्ट्रा में भी क्या था, कोई भी मॉलिक्यूल हमारा क्या था, परमानेंट रोटेशन, मतलब प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा शो नहीं कर रहा था। उस रोटेशन में क्या था, आर की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वो भी रोटेशन क्या था हमारा, प्योर नहीं रह जा रहा था, यानी वो क्या था, रिजिड रोटेटर, हमेशा कोई मॉलिक्यूल बिहेव नहीं कर पा रहा था, वो नॉन रिजिड बन जा रहा था। वैसे ही हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा बिहेव नहीं कर पाता। ये भी आगे चल के क्या होगा, एनर्जी बढ़ने के साथ साथ ये भी क्या हो जाएगा, इन हार्मोनिक बन जाएगा। तो ये फार्मूला आएगा इन हार्मोनिक के लिए एनर्जी का। तो इसको पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आ गया हमारा एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ V की, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ V = 0, तो अगर मैं पुट कर दूँ V = 0, तो अगर यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 1/2 EV, E0 कितना आ गया, यह आ जाएगा हमारा 1/2 HC ओमेगा E माइनस, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1/4 HC ओमेगा E XE। फिर देखा गया V = 1 पे मैंने निकाला एनर्जी E1, ठीक, एन हार्मोनिक के लिए।
तो 1 रखेंगे तो क्या आ गया 3/2 HCωE माइनस, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4, तो ये क्या आ जाएगा 9/4 HCωEXE। फिर इस तरह से हम लोग v बराबर 2 रख दें तो ये हमारा E2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5/2 HCωE माइनस, यहाँ पे 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर करेंगे 25/4, तो 25/4 HCωEXE। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि इन हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर मैं इसके एनर्जी के बीच का डिफरेंस निकालूं, हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस था यानी E0 E1 E2 के बीच का जो डिफरेंस था वो इक्वल आ रहा था, इसलिए सारे लाइंस क्या हैं इक्वली स्प्रेड है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो जितना एनर्जी होगा इक्वल होगा, अगर यहाँ से यहाँ जाना होगा तो एनर्जी डिफरेंस इसी के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ जाना होगा, सबका मतलब एनर्जी डिफरेंस क्या है इक्वल है, यानी सभी लाइन क्या है इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज है। लेकिन इन हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर यहाँ पे निकाला जाए डेल्टा EV, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ डेल्टा EV फॉर इन हार्मोनिक ऑसिलेटर तो ये इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग अगर इसको ठीक है माइनस करके देखेंगे इस टर्म को इस टर्म में से तो ये अलग आएगा, इसमें से इसको करेंगे तो वो अलग आएगा। ठीक, तो इक्वली सेपरेटेड लाइन नहीं मिलते हैं, तो मिलेगा क्या हमें, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये लास्ट वाला टर्म क्या है धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ने का मतलब जब हम लोग क्या करेंगे हायर में से लोअर को जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी डिफरेंस धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी सारे लाइंस क्या है इक्वल डिस्टेंस पे नहीं रहेंगे और आगे चल के वो लाइन क्या होंगे एक दूसरे मर्ज करते चलेंगे, यानी डिस्टेंस उसके बीच का घटते जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूं तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ में देखने के लिए मिलेगा। तो पहले इतने चीज़ को करते हैं नोट, फिर देखते हैं इसके ग्राफ को। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए एन हार्मोनिक के लिए अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करूँ इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए तो इसका देखिए जो एनर्जी डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाऊँ तो ये हमारा क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी और ये क्या आ गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इसके बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं जो ग्राफ होगा इन हार्मोनिक का वो तो पहली बात तो कुछ इस तरीके से मिलेगा हमारा। ठीक, यानी ये बॉन्ड क्या आगे चल के अब ब्रेक होने वाला है, परमानेंट हमेशा क्या होगा ये यू की तरह नहीं जाएगा, वाइब्रेशन करते करते ऐसा नहीं कि हमेशा एकदम इक्वल रहेगा, ये आगे चले क्या होगा जहाँ पे बॉन्ड अब वाइब्रेट करते करते बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया तो वहाँ बॉन्ड टूटने वाला है, यानी ये ग्राफ क्या होगा यहाँ से थोड़ा सा मुड़ गया। अब इसके पीछे का भी लॉजिक है, ये ऐसे क्यों लिखा गया है तो उसको हम लोग आगे चल के भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अगर मैं v = 0 ले लूँ तो ये बन गया। ठीक, तो अब इसमें क्या है दो एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल नहीं आएगा। तो v से v1 पे जब जाएंगे तो मान लेते हैं यहाँ से ये हमारा एटम है एक इस तरीके से अरेंज है। ठीक, तो v1 के बाद जब v2 पे जाएंगे तो ये क्या होगा अब थोड़ा सा ये कम हो जाएगा। ठीक, इस तरह v3 पे जाएंगे तो ये क्या होगा और नज़दीक आ जाएगा, v4 पे जाएंगे तो ये लाइन क्या होगा और नज़दीक आएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वो क्या हो रहा है इक्वल जो डिस्टेंस है इसके बीच का वो धीरे धीरे कम होने लग रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर बनाऊं तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं इसके डायग्राम को और अच्छे से। ठीक है, पहले थोड़ा हम लोग बनाते हैं इसको लार्ज। तो ये बन गया हमारा ये कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे देखा जाए हाँ ये मान लेते हैं हम लोग क्या है v = 0, तो ये मान लेते हैं हम लोग क्या v1, फिर v2 थोड़ा सा और क्लोज आएगा, फिर v3 थोड़ा और क्लोज, v4 ये और नज़दीक आ गया, इस तरीके से v5। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस वो घटने लगता है। मैक्सिमम एनर्जी पर जा जाते ये मॉलिक्यूल यहाँ से अब ब्रेक करना स्टार्ट कर जाएगा। तो यही हमारा क्या है इन हार्मोनिक का ग्राफ है जिसको हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या ये वाला एनर्जी यहाँ से यहाँ तक मॉलिक्यूल पहुँचा। ठीक, तो यहाँ पे अब इसके बाद क्या अब और स्ट्रेच नहीं होगा। देखिए यहाँ से ग्राफ क्या है मुड़ गया, इसी को क्या बोलते हैं हार्मोनिसिटी कांस्टेंट XC, जो कि क्या बताता है कि इसके बाद अब ये मैक्सिमम वैल्यू तक
वाइब्रेट कर चुका है, एनर्जी मैक्सिमम हो गई, वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया बॉन्ड में। अब इसके बाद बॉन्ड क्या हो रहा है, डिपार्चर होने वाला है, टूटने वाला है, यानी खत्म हो, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएगा बॉन्ड यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा कंडीशन बन गया इनहार्मोनिक का। तो ऐसा देखिए होता है जब भी हम लोग क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम लोग इस ग्राफ को नहीं बनाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ये जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं इसी ग्राफ से आया है, लेकिन ये ग्राफ क्या है, वहाँ पे हाइड है, तो वो कैसे हमारा नहीं दिख रहा है, तो उस चीज़ को आइए थोड़ा समझते हैं। तो पहले इस ग्राफ को बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा निकल गया देखिए इनहार्मोनिक के लिए। तो अगर देखिए देखा जाए इनहार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, तो अगर मैं बात करूं किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल की, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक। जैसे हम लोग मान लें हमारे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है ए बॉन्ड बी, ठीक, ये कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। अब इसके साथ कोई अनदर एटम आया रिएक्शन करने के लिए, और ये क्या किया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और बी चला गया सी के साथ और बना लिया ए सी। मान लेते हैं ये बी यहाँ से निकल गया और ए सी बन गया, और यहाँ से बी निकल के बाहर हो गया, यानी ये क्या कर रहा है, सी इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई नॉर्मल सा रिएक्शन हो रहा है। तो अगर देखेंगे कि देखिए बॉन्ड ब्रेक तब कब होता है, ऐसा नहीं कि एनर्जी दिए बॉन्ड तुरंत ब्रेक हो गया। मॉलिक्यूल्स, अगर बॉन्डेड मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है तो उसके जो एटम कोवेलेंट बॉन्ड में है, तो एनर्जी देने पर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर होता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने पे, ठीक है, जब मैक्सिमम वाइब्रेशन तक पहुंच जाता है तो वो बॉन्ड हमारा क्लीव करना शुरू करता है, ब्रेक कर जाता है। तो मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल अभी एनर्जी जब इसको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इस मॉलिक्यूल को, तो वो क्या है, ठीक, इस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें वाइब्रेशन अभी स्लोली स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। जब वाइब्रेशन जब बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, तब ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा ए हो गया फ्री, अब तुरंत आएगा सी, उस पर अटैक करके ए सी बना लेगा, बी को बाहर कर देगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा वैसे वैसे इसकी वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। यानी ये क्या कर रहा है, पहले मान लेते हैं जो ए बी था वो लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा था, ऐसे करते करते एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते इसकी एनर्जी क्या कि हम लोग बढ़ाते 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 यहाँ तक पहुँचा वाइब्रेट करते करते। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ए और बी का जो मॉलिक्यूल है ये पहुँच गया हाई एनर्जी पे, यानी ये ए रहे और ये रहे हमारे बी, तो इस एनर्जी तक वाइब्रेट करते करते बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो गया, स्ट्रेन बढ़ गया, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो बी वगैरह फ्री हो गया, अब ठीक है, बी फ्री होकर निकल गया, अब ए खाली, तो ये सी क्या किया, ए पे अटैक कर गया। तो अब बी देखिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये बी हो गए खाली। अब ये तुरंत इसके साथ सी आया, तो ये बना लिया क्या चीज़, सॉरी, ये बी हमारा टूट के निकल गया, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, तो ये ए के पास आएगा सी और बना लेगा ए सी मॉलिक्यूल। तो इस कंडीशन में देखिए हो रहा है, ये जो बॉन्ड था ए बी का ब्रेक हो गया, अब ए के बगल में, ठीक है, ए बी का बॉन्ड हुआ ब्रेक, और यहाँ पे आया हमारा सी। तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और सी अटैक कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी और लोअर स्टेबिलिटी, यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, इसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल टाइप का है। तो अब यहाँ के बाद जब ये सी के साथ एक कंबाइंड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए सी। तो जैसे ही ए सी बना, इसकी एनर्जी कम हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूल अपना फिर फॉर्म कर लिया, एनर्जी कम हो गई, यानी स्टेबल की तरफ भी भागा। तो अब ये फिर क्या होगा, जो ग्राफ होगा अब वो जाएगा नीचे, ठीक। अब ये जाएगा यहाँ पे नीचे, अब ये क्या होगा, ए सी बना लिया, स्टेबल हो गया। फिर अगर अब ए सी का अपना वाइब्रेशन होगा, वो क्या होगा, अब अपना वाइब्रेशन करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो ग्राफ हमारा दिख रहा है इतना, यही ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, किसमें, जब हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, या SN1 SN2 रिएक्शन में हम लोग इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, हाई एनर्जी में चला गया, फिर प्रोडक्ट बन गया, एनर्जी कम हो गई।
तो हम लोग इस तरह का कोई ट्रांजिशन का ग्राफ बनाते हैं कि ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट का, और ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ग्राफ तो पूरा वहाँ नहीं होता है, इसका पूरा ग्राफ क्या है, ये है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ नहीं दिखाते, केवल इतना ही दिखाते हैं। एक्चुअल में पहले ये वाइब्रेट करते करते जब यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचा, जैसे मॉलिक्यूल बना फिर एनर्जी इसकी कम हो गई, यानी वो ग्राफ क्या है, पार्शियल ग्राफ है हमारा। पूरा ग्राफ क्या है, ये इस तरीके से होता है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से ही रिलेटेड होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये हमारा था इनहार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखिए हमारे पास एक नया टर्म आ गया जिसका नाम है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल तो हम लोगों ने पढ़ा है, किसका पढ़ा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि जो डेल्टा वी है उसकी वैल्यू क्या है, +-1। ये तो हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। लेकिन अगर इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सिलेक्शन रूल की बात करें तो इन हार्मोनिक के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है, इन हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इन हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक, तो उसका जो सिलेक्शन रूल है वो +1 -1 नहीं है, यानी इसमें कुछ भी हो सकता है, यानी इसके लिए कोई भी ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है। जरूरी नहीं है कि क्या हो, 0 पे होगा तो 1 में ही जाएगा। इन हार्मोनिक में सारे के सारे अलाउड है, यानी v की वैल्यू क्या होगी, +-1, +-2, +-3, ठीक। इस तरह से सभी के सभी ट्रांजिशन क्या होते हैं, अलाउड होते हैं, अगर मॉलिक्यूल क्या है, इन हार्मोनिक, ठीक, ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका सिलेक्शन रूल ये होता है। तो इसको भी करिए नोट। ठीक, लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है ओवरटोन्स। तो ओवरटोन का मतलब है क्या, यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा गया है ओवरटोन, और इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए तो यहाँ पे देखा गया है इन हार्मोनिक में कि अगर कोई मॉलिक्यूल इन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका एनर्जी का तो ग्राफ ऐसे बनेगा ही। लेकिन ये मान लेते हैं क्या है, 0 लेवल, ये मान लेते हैं 1 2, इस तरीके से, ये मतलब सेपरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, 3 है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच का जो गैप है इस तरीके से हमारा देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए होता क्या है, इन हार्मोनिक के केस में मैक्सिमम मॉलिक्यूल, ठीक, एनर्जी लेवल 0 पे होते हैं, यानी जो ट्रांजिशन होगा एनर्जी प्रोवाइड करने पर वो 0 to 1 सबसे ज़्यादा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर कोई मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल यहाँ पे रहते हैं एनर्जी देने पर क्या होंगे, 0 से 1 में। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, कई सारे 1000 मॉलिक्यूल हैं और वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें से 1000 में से मैक्सिमम मान लेते हैं कि 800 मॉलिक्यूल कहाँ हैं, 0 एनर्जी लेवल पे। यानी जब भी उसे एनर्जी देंगे तो मैक्सिमम क्या होंगे, 800 मॉलिक्यूल 0 से 1 पे जाएंगे। बाकी जो 200 हैं वो कहीं 1 पे है, कोई 2 पे है, कोई 3 पे, कोई 4 पे, उससे मतलब नहीं है हमें। तो मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कहाँ होंगे, यानी मैक्सिमम मॉलिक्यूल 0 पे होंगे, तो मैक्सिमम ट्रांजिशन कहाँ होगा, 0 से 1 में देखने के लिए मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ हमें ध्यान देके चलना है यहाँ पे, ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इस एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, यानी 0 से 1 में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन हमारा यही है, यानी 0 से 1 में। इसके बाद अगर कोई मॉलिक्यूल 1 पे है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके 2 पे गया, 2 पे है, 3 पे गया, यानी अगर मान लेते हैं, और इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान देना है, इसका जो क्वांटम नंबर था डेल्टा वी, वो +-1 से चेंज नहीं हो रहा है, वो +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी इसके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो सारे के सारे अलाउड हैं, यानी +-1 केवल नहीं है हार्मोनिक के लिए, ठीक। ये इन हार्मोनिक है जिसका क्या है, +-1 2 3 4 सारे क्या है, अलाउड है। तो मॉलिक्यूल हमारा 0 से, जरूरी नहीं है कि 1 पे ही जाए, 0 से 2 पे भी जा सकता है, 0 से 3 पे भी जा सकता है। तो अगर मॉलिक्यूल अगर 0 लेवल पे है, अगर 1 पे जा रहा है, उससे बोलेंगे क्या है, फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन को ये दिखा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं से होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल कहाँ है, 0 एनर्जी लेवल पे है। अगर मॉलिक्यूल क्या है, 0 से 2 पे जा रहा है, जिसे बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, ठीक। यानी v = 0 से कहाँ गया, 2 पे, तो बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। v = 0 से 3 पे गया तो क्या बोलेंगे, सेकेंड ओवरटोन। इस तरह से 4 पे जाएगा तो बोलेंगे, ठीक, थर्ड ओवरटोन। तो इस तरह के हमें चीज़ों को समझना है।
ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, अगर कोई मॉलिक्यूल मान लेते हैं कहाँ है, v इक्वल टू 0 पे है, अगर मैं मान लूँ v इक्वल टू 0 पे है और वो कहाँ गया, v इक्वल टू 2 पे चला गया, जिसे बोलेंगे हम लोग फर्स्ट ओवर टोन। अगर कोई मॉलिक्यूल क्या है, v बराबर 0 पे है, ट्रांजिशन करके कहाँ चला गया, v बराबर 3 पे, इसे बोलेंगे सेकेंड ओवर टोन। इस तरह से लिख दे रहे हैं हमें, सो ऑन। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, चलता रहेगा, 0 से 3 पे जाएगा, थर्ड ओवर टोन। यानी ज़्यादातर ट्रांजिशन कहाँ होंगे, 0 से 1 पे, जिसे बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन। अगर 0 से 2 पे गया तो फर्स्ट ओवर टोन, यानी ये क्या है, फर्स्ट ओवर टोन। और ये क्या है हमारा, 0 से 3 पे गया तो ये क्या हो गया हमारा, सेकेंड ओवर टोन बन गया। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी, जो कि क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको करिए नोट। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। अब इसके बाद हम लोग इसमें अभी कुछ और टॉपिक्स हैं, उसको भी आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में मैक्सिमम चीज़ें तो हो गई, जिसमें हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और उसका एनर्जी निकाल लिया, सिलेक्शन रूल की बात कर ली, इन हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी देख लिया, उसका भी एनर्जी निकाला, सिलेक्शन रूल निकाला और इसके भी ग्राफ को प्लॉट किया, ओवरटोन्स क्या होते हैं, फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, हॉट बैंड्स के बारे में पढ़ना है, तो और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू।